ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इस तरह के अगर ढेर सारे सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं तो दोस्तों आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इन सब सवालों का जवाब एक वीडियो में डाल रखा है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने डाल रखा है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आई बटन पे देख पा रहे होंगे, एक लिंक आ रहा है, उसे आप क्लिक कीजिए, आपके सामने वो वीडियो अपीयर होगा। आप उसे देखने के बाद इन सारे सवालों का जवाब खुद ही जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उस रेशियो को किस तरह से बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच का रिलेशनशिप का स्टडी कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल और उसके साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। हम लोग दो साइड के बीच में क्या रेशियो होता है उन सबको समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सबको बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक बार राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम मैं ABC दे देता हूं। तो आप देखेंगे कि मैंने यहां पर एक एंगल को 90 डिग्री बनाया है। तो एंगल BAC 90 डिग्री है, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के अपने कुछ नाम है, पर्टिकुलर नाम है। जिस साइड पे वो ट्रायंगल टिका हुआ होता है उस साइड को हम बेस कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड जो आप देख पा रहे होंगे, एंगल A पे 90 डिग्री बना हुआ है, राइट एंगल है। इसी के जस्ट सामने वाला जो साइड देख पा रहे हैं इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो इस बेस पे परपेंडिकुलर आया हुआ रहता है इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग स्मॉल p से डिनोट कर रहे होते हैं। आज हम लोग इसी ट्रायंगल के बारे में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसके एंगल्स के साथ इनके साइड्स का क्या रिलेशन है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स के बीच में क्या रेशियो होता है, यानी कि ये साइड और ये साइड के बीच में क्या रेशियो है, इस साइड और इस साइड के बीच में क्या रेशियो है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि आखिर किस तरह से ये साइड्स के बीच में रेशियो डिफर कर रहा होता है। आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या, कहां से आया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इन सबको हम लोग डिटेल से समझते हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्लेन होता है, प्लेन में दो एक्सिस ड्रॉ किया हुआ होता है। मैंने भी यहाँ पर एक प्लेन में दो एक्सिस ड्रॉ किया है। आप देख पाएंगे कि मैंने एक यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ किया है, जो इस साइड में मैंने x नाम दिया है, इस साइड मैंने x डैश नाम दिया है। दूसरा एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो इधर y नाम दे रखा है और इधर y डैश नाम दे रखा है। अब इस एक्सिस का, ये दोनों एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ और इस ओरिजिन को सेंटर मान के कंपास से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहां इसे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्कल को थोड़ा ठीक से देखिएगा। इस सेंटर से इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस होगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक रेडियस OA ड्रॉ किया हुआ है। ये जो आप देख पाएंगे OA, ये पहला रेडियस ड्रॉ किया है। दूसरा एक रेडियस मैंने ड्रॉ किया है OC, यहां से आप देख पाइए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है OC। और तीसरा रेडियस मैंने ड्रॉ किया है OE, यहां से सीधा साइड E तक गया हुआ है। तो मैंने इस सर्कल में 3 रेडियस ड्रॉ किया हुआ है और तीनों ही रेडियस के हेल्प से यदि आप देख पाएंगे कि ये रेडियस यहां टच कर रहा है इस सर्कल को, A से जो ये x एक्सिस है वहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB, यहां मैंने राइट एंगल दिखाया है।
तो अगर आप ठीक से इसको देखेंगे, अगर इसको मैं ढक दूं तो आपको जो दिखाई पड़ेगा ABO एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया हुआ है। ABO एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, जहां मैंने नाम लिखा है। दूसरा अगर आप वैसे ही देखेंगे, जो मैंने दूसरा रेडियस लिया था OC, C पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। यहां पर भी आप देख पाएंगे एक 90 डिग्री मैंने फॉर्म किया है। तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम मैंने CDO दिया है, CDO। और तीसरा रेडियस जो मैंने ड्रॉ किया था OE, इस E पॉइंट से फिर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है F पॉइंट पे, ये एक्सिस पे, OX पे। तो उस ट्रायंगल का भी मैंने नाम दिया है EF। अब दोस्तों ये जो 3 ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, इन तीनों ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पहला ट्रायंगल की बात करता हूं OAB में। OAB में जो एंगल A है, इस एंगल की वजह से ये साइड AB और BO जो भी है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको ठीक से देखिएगा, AB साइड और BO साइड को, क्योंकि AO, CO और EO तीनों ही ट्रायंगल में सेम रहेगा, तो इस पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है। बाकी जो दो साइड्स तीनों ट्रायंगल के होंगे उस पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, इस ट्रायंगल का जो 2 साइड था AB और BO का रेशियो, AB और BO का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के CDO में CD और DO के रेशियो के क्या सेम होगा या अलग होगा, अभी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से इस ट्रायंगल का EFO का EF और FO का रेशियो, EF और FO का रेशियो भी क्या सेम होगा। देखिए रेडियस तो तीनों का सेम था, लेकिन ये साइड्स वेरी कर रहे थे, जैसे जैसे ये एंगल वेरी कर रहा था। अभी पहला ट्रायंगल में यहां एंगल ये कुछ था, दूसरा ट्रायंगल में ये एंगल अलग हो गया, तो ये एंगल अलग होने की वजह से ये वाला साइड परपेंडिकुलर भी ये बड़ा हो गया इस ट्रायंगल में, और साथ ही साथ ये जो नीचे का बेस था वो इस ट्रायंगल में छोटा हो गया। तीसरे ट्रायंगल की बात करें तो जैसे फिर से एंगल वेरी किया, फिर से एंगल चेंज हुआ, तो फिर से ये रेडियस तो सेम रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर इन दोनों ट्रायंगल के कंपैरिजन वेरी किया, फिर से ये चेंज हो गया। और साथ ही साथ जो दोनों ट्रायंगल में जो साइड्स थे, उस साइड से भी ये साइड बदल गया, उस साइड से भी ये साइड छोटा हो गया। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये साइड्स के रेशियो जैसे जैसे एंगल बदलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे जैसे एंगल्स बदलते हैं, वैसे वैसे साइड्स के रेशियो भी बदल रहे होते हैं। इन्हीं साइड्स के रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अभी हम लोग अच्छे से आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रायंगल में, किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में कितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मैंने यहां समझाया कि किस तरह से एंगल वेरी कर रहा होता है तो उसके साइड्स के रेशियो भी वेरी कर रहे होते हैं। अब हम लोग 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सर्कल नहीं है। अभी ये सर्कल को मैं मिटा देता हूं और मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैं नाम दे देता हूं ABC, जिसमें मैं एंगल A में 90 डिग्री बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, जिसमें मैंने एंगल A को मैंने 90 डिग्री बनाया है। अब दोस्तों थोड़ा ठीक से देखिएगा, इसमें साइड्स के रेशियो को देखने से पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आखिर हम लोग साइड्स का रेशियो जो लेंगे तो वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो हमें एंगल ऑफ रेफरेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि अगर मैं इस एंगल B को लेता हूं तो एंगल B से आप ठीक से देखेंगे तो B के लिए AB मेरा बेस हो जाएगा, AC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC तो मेरा हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि एंगल ऑफ रेफरेंस मैं C को मानता हूं, अगर मैं इसे एंगल ऑफ रेफरेंस मानता हूं तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक ये इधर हो जाएगा और ये इधर चढ़ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे मेरा C आ जाएगा, यहां पे मेरा A आ जाएगा और ये B हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं एंगल C को एंगल ऑफ रेफरेंस मानूं तो इसके लिए AC हो जाएगा मेरा बेस और AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देख पाए किस तरह से एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें एंगल ऑफ रेफरेंस में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए
कि इसमें कितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, इसमें कितने सारे रेशियोज हो सकते हैं। सबसे पहले तो ए बी बाय ए सी यानी कि इसके बेस और इसके परपेंडिकुलर के बीच साइड्स का एक रेशियो हो सकता है। दूसरा रेशियो ए बी बाय बी सी हो सकता है, यानी कि इसके बेस और इसके हाइपोटेन्यूज के बीच एक रेशियो क्रिएट होगा। तीसरा रेशियो इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेन्यूज के बीच हो सकता है, यानी कि ए सी बाय बी सी। तो दोस्तों 3 आप रेशियो देख पाए। इन्हीं को यदि हम रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने के बाद फिर से आपका रेशियो अलग अलग होगा, यानी कि इसी का हम रिवर्स कर देते हैं ए सी बाय ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये एक हो जाएगा। इसका रिवर्स कीजिए तो बी सी बाय ए बी हो जाएगा, और तीसरे का रिवर्स कीजिए तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड हुए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको टोटल ही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या, आप किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड्स के रेशियो को आप निकालेंगे तो टोटल आपको 6 मिलेंगे। तो मैंने यहां दिखाया कि हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिला। अब मैथमेटिशियंस ने इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 6 नाम दिया है। तो सबसे पहले ए बी बाय ए सी का नाम क्या होगा, ये देखिए। तो ए बी यानी कि बेस बाय ए सी यानी कि आपका परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर का नाम हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। इसका नाम हो जाएगा कोटेंजेंट, ये नाम आप देखें। उसके बाद इसी का जस्ट आगे का देखिए ए सी बाय ए बी, यानी ए सी बाय ए बी। तो ए सी हो गया आपका परपेंडिकुलर और ए बी हो गया बेस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट का जस्ट उल्टा हो जाता है टेंजेंट, कोटेंजेंट का उल्टा टेंजेंट। अब आगे आते हैं ए बी बाय बी सी, यानी ए बी बाय बी सी। तो ए बी को हम लोग बेस कहते हैं, तो यानी शॉर्ट में बी लिखते हैं, और बी सी यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। आगे आते हैं जस्ट इसका उल्टा बी सी बाय ए बी, यानी कि बी सी क्या था, बी सी मेरा हाइपोटेन्यूज था तो उसके लिए एच लिखिए। उसके बाद ए बी था तो ए बी के लिए बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो हो जाता है कोसाइन का जस्ट उल्टा हो जाता है सेकेंड। अब आते हैं हम लोग ए सी और बी सी पे, यानी ए सी परपेंडिकुलर तो P लिखिए, और बी सी हाइपोटेन्यूज तो H लिखिए। तो P और H का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन, SINE। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बी सी बाय ए सी, यानी बी सी आपका हाइपोटेन्यूज और ए सी परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड। तो इसे हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सारे नाम तो बिल्कुल से अलग से है, ये नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो दोस्तों उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये लॉन्ग फॉर्म है, इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म हमारे बुक्स में दिया हो रहता है। एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट। यहाँ देखिए ये कोटेंजेंट लिखा हुआ है, तो इसका आप 3 लेटर को ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉट। तो कॉट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये टेंजेंट है तो इसका 3 लेटर ले लीजिए तो ये हो गया आपका 10। उसी तरह से यहाँ कोसाइन है तो इसका भी 3 लेटर ले लीजिए, ये हो गया आपका कॉस। यहाँ पर 4 लेटर है साइन तो इसका शॉर्ट फॉर्म SIN 3 लेटर ले लीजिए। यहाँ पर इसी तरह से ये 3 लेटर ले लीजिए तो ये हो जाएगा सेक। और लास्ट में ये कोसेकेंड, इसका 3 लेटर नहीं, इसका हम लोग 5 लेटर लेते हैं कोसेक। इतना पूरा नाम लेते हैं। हालांकि ये नाम अब बदल गया है क्योंकि सारे में जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म 3 लेटर का होता है, तो मैथमेटिशियंस ने इस कोसेकेंड का भी एब्रीविएटेड फॉर्म को 3 लेटर ही रखने का डिसीजन लिया है। अब आप सोच रहे हो कि हमारे NCERT में तो आज भी यही देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये बहुत सारे कंट्रीज में इसका नाम बदल के CSC रख दिया गया है। कोसेक के लिए CSC बोलते हैं हम लोग।
लेकिन हो सकता है कि हमारे इस एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें आपको ये नया नाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि एनसीईआरटी लगभग 10 से 11 साल से अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही ये अपडेट आएगा तो डेफिनेटली ये कॉसेक का ये इतना लंबा नाम शॉर्ट में सीएससी आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारे रेशियोज के किस तरह से नाम दिए गए हैं। लाइक बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो का नाम दिया गया है कॉट, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसका नाम कॉस दिया गया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का नाम साइन। उसी तरह से सारे के सारे रेशियोज का ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग नाम दिया गया है। तो दोस्तों एक बात जो मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सारे जो रेशियोज हैं ये किस एंगल के रेफरेंस में लिया गया है, ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इसको हमेशा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ध्यान रहे कि एंगल ऑफ रेफरेंस हमेशा कंसीडर करना जरूरी है, उसको अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो ये रेशियोज आएंगे, लेकिन अगर आप इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेंगे तो फिर रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, याद रहे। तो अभी जो मैंने रेशियो निकाला था वो इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मान के निकाला था। तो एंगल बी मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस था, इसीलिए ये सारे रेशियोज फॉर्म हुए। लेकिन यदि एंगल सी को मैं एंगल ऑफ रेफरेंस मानता तो फिर ये सारे रेशियोज चेंज हो जाते। तो दोस्तों ये एंगल के लिए हम लोग नाम देते हैं एंगल बी। अगर ये दूसरा ट्रायंगल होता तो हम लोग हो सकता है पी क्यू आर नाम देते, तो मे भी कोई एंगल क्यू लेके हम लोग उसको एंगल ऑफ रेफरेंस मान के ये सारे रेशियोज निकाल रहे होते। तो कभी कभी ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जब लिखते हैं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल के वर्टिसेस का भी नाम ए बी सी डी से हम लोग ले रहे होते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने एंगल के लिए एक अलग लेटर यूज किया है जिसे हम लोग कहते हैं थीटा। ये एक ग्रीक लेटर है दोस्तों। इसी तरह से और भी बहुत सारे लेटर्स को यूज किया जाता है, लाइक फाई हो गया, उसी तरह से अल्फा हो गया, उसी तरह से बीटा हो गया, गामा हो गया। तो ये सारे लेटर्स को भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो हम लोग इसमें अभी फिलहाल के ट्रिगोनोमेट्री में मोस्टली यही थीटा को यूज करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये सारे रेशियोज फॉर्म होते हैं। आप चाहेंगे तो आप इसको एंगल के रिस्पेक्ट में किस तरह से लिखेंगे वो देख लीजिए। लाइक आप कॉट लिखेंगे, आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियो लिख रहे हैं तो कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी बाई पी। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो कॉस इस थीटा के रिस्पेक्ट में उसका रेशियो क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। यहां पर जैसे जैसे इसका वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे ये रेशियो चेंज होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये थीटा का समझना बहुत जरूरी है, इस थीटा को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इसी थीटा की वजह से ये सारे रेशियोज चेंज होते हैं। तो दोस्तों अब एक बात है जो मैंने बोला कि इसके अलग अलग थीटा के वैल्यू होने से ये रेशियोज चेंज होते रहेंगे। तो आखिर किस किस एंगल में इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे वो मैं आप लोग को नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगा। मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा, उसमें मैं आप लोग को सब बताऊंगा कि आखिर यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो फिर हमारा रेशियो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 45 लेंगे तो रेशियो क्या होगा। उन सब को मैं बहुत ही आसान तरीके से याद करने सिखाऊंगा और मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ट्रिक ही इतना सिंपल बताऊंगा कि आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक से याद आया कि मैं यहाँ भी एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि आखिर ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद कैसे रखेंगे, कि आखिर साइन थीटा का ये रेशियो होगा, कॉस थीटा का ये रेशियो होगा। तो इन सब को याद कैसे रखेंगे इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। मैं पूरा भरोसे के साथ कहता हूं कि ये ट्रिक आप एक बार सीख लेंगे तो विद इन अ मिनट आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में, पक्का है। तो चलिए देखिए इसका आखिर ट्रिक क्या है। दोस्तों वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल क्या हुआ, ये देखिए P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, उसी तरह H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर हाइपोटेन्यूज, फाइनली B फॉर बेस। तो ये P बाय H जो इधर है पंडित बाय हरि, ये आपके साइन थीटा का रेशियो है। उसी तरह से B बाय H जो है यानी कि बद्री बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉस थीटा का रेशियो है। और साथ ही साथ फिर से प्रसाद बाय ये बोल था, ये आपका टेन थीटा का रेशियो है।
और जस्ट इसको आप रिवर्स कर देंगे तो आपको फिर से रेशियो मिल जाएगा किसका, साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है आपका कॉसेक, तो ये मिल जाएगा आपका कॉसेक, इसको हम लोग CSC शॉर्ट में लिखते हैं। तो कॉसेक थीटा का आपको रेशियो मिल जाएगा, क्या होगा उसका H/P। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा का रेशियो हो जाएगा आपका H/B। और फाइनली कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रेशियो आपका हो जाएगा B/P। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि पंडित बाबा पंडित या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। जस्ट इसको रिवर्स करते हैं तो H/P कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा और जो B/P है वो कॉट थीटा का वैल्यू आपको देगा। तो कभी भी आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाएं तो इसको आप एक कॉर्नर में लिख लें ताकि आपको ये रेशियोज निकालने में जरा सा भी लेट ना हो। और या अगर साइड में लिखने का मन नहीं कर रहा तो दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एकदम से याद हो जाएगा, तुरंत से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग आज के वीडियो में समझ पाए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में भी आपने जाना, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का वीडियो का था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट ट्रिक में याद करना। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बताते रहें, और साथ ही साथ यदि कोई टॉपिक आपको समझना है तो वो भी आप हमें लिख के बताएं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको 1 या 2 दिन में वो वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको इनके एंगल बेसिस पे इसके साइड्स के रेशियो किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं, आखिर इसके कौन से एंगल में इसके क्या रेशियो होंगे। मैं इन सब को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में वहां भी सिखाऊंगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस ट्रिक जानना है और तुरंत से आप हर एग्जाम में बड़ी आसानी से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्तों को इन्हें शेयर भी कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाने बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।